Hello plus 2 class, welcome again to A to Z Education by Joginder sir. So today students we will discuss our next unit that is current electricity. इससे पहले हमने यूनिट फर्स्ट में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स डिस्कस किया. इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर हम जानते हैं कि चार्जेस रिमेन स्टैटिक्स, इट डज नॉट मूव. पर इस चैप्टर के अंदर, इस यूनिट्स के अंदर हम डिस्कस करेंगे फ्लो ऑफ चार्जेस, राइट. तो हर चार्ज पार्टिकल जो होता है वो एक मटेरियल पार्टिकल होता है और जब वो किसी कंडक्टर में फ्लो करता है देन इट प्रोड्यूसेस करंट, इलेक्ट्रिक करंट को प्रोड्यूस करता है. तो आज हम इन्हीं चार्ज पार्टिकल्स के बारे में, चार्ज कैरियर्स के बारे में और करंट के बारे में डिस्कस करेंगे. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस अबाउट द करंट कैरियर. व्हाट इज द करंट कैरियर? तो अभी जैसे मैंने डिस्कस किया कि जो चार्ज पार्टिकल्स होते हैं वो मटेरियल पार्टिकल्स होते हैं और उनका फ्लो किसी डेफिनेट डायरेक्शन के अंदर करंट को प्रोड्यूस करता है. उन्हें हम चार्ज कैरियर कहते हैं. तो चार्ज कैरियर आर व्हाट? These are the charged particles whose flow in a definite direction constitute electric current are called current carriers, right? तो करंट कैरियर्स वो चार्ज पार्टिकल होते हैं जो किसी डेफिनेट डायरेक्शन में करंट को कंस्टिट्यूट करते हैं. क्लियर? अब मटेरियल्स जो पार्टिकल, जो मटेरियल्स होता है हमारे पास डिफरेंट होता है. इट कैन बी सॉलिड, कैन बी लिक्विड, कैन बी गैसेस. तो इसके अंदर जो चार्ज कैरियर्स होते हैं वो अलग अलग होते हैं. जैसे सॉलिड्स के केस में करंट कैरियर इन सॉलिड, सॉलिड्स का मतलब जैसे मेटल्स के केस में जो बैलेंस फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स वो करंट कैरियर्स होते हैं. बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आर द करंट कैरियर इन सॉलिड कंडक्टर्स. तो अगर हम सॉलिड्स में मेटल्स की बात करें तो उसमें जो चार्ज कैरियर्स होंगे दे आर बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स. उसी तरह लिक्विड्स के अंदर हमें पता है कि हम इलेक्ट्रोलाइट्स यूज करते हैं और इलेक्ट्रोलाइट्स में आयंस होते हैं, राइट. तो लिक्विड्स के अंदर पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज्ड आयंस आर द करंट कैरियर्स. क्लियर? तो याद रखना है लिक्विड्स में पॉजिटिव आयंस या फिर नेगेटिव आयन जो होंगे वो चार्ज कैरियर्स होंगे. नेक्स्ट इज करंट कैरियर इन गैसेस. गैसेस जनरली इंसुलेटर होती है, इट इज इंसुलेटर और टू इलेक्ट्रिसिटी, लेकिन इसको हम आयोनाइज कर सकते हैं बाय अप्लाइंग हाई पोटेंशियल डिफरेंस एट लो प्रेशर. अगर लो प्रेशर के ऊपर हाई पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई की जाए गैसेस के ऊपर तो उनको आयनाइज्ड कर सकते हैं. तो इस तरह से जो चार्ज कैरियर इसमें बनते हैं वो होते हैं पॉजिटिव आयंस एंड इलेक्ट्रॉन. याद रखना है पॉजिटिव आयंस एंड इलेक्ट्रॉन्स आर द करंट कैरियर्स इन गैसेस. तो दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस. कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि सॉलिड्स के अंदर करंट कैरियर्स क्या होते हैं, तो आपको पता होना चाहिए. सॉलिड्स के अंदर हमारे पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. अगर लिक्विड की बात करें तो उसमें आयंस होते हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस. और अगर बात करें गैसेस की तो गैसेस के अंदर जो चार्ज कैरियर, करंट कैरियर्स होते हैं दे आर पॉजिटिव आयंस एंड इलेक्ट्रॉन्स. क्लियर स्टूडेंट्स? तो चलिए अब बात करते हैं इलेक्ट्रिक करंट की. फ्लो ऑफ चार्ज करंट प्रोड्यूस करता है, राइट. तो डिस्कस करते हैं व्हाट इज इलेक्ट्रिक करंट. सो पहले डेफिनेशन के ऊपर आते हैं. इट इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन ऑफ वायर इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट. जब किसी क्रॉस सेक्शन ऑफ वायर के ऊपर कोई चार्ज फ्लो करता है तो उससे करंट कॉन्स्टिट्यूट होता है जिसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक करंट. जैसे मान लीजिए हमारे पास एक वायर है, सपोज इट्स अ सर्कुलर वायर. हैविंग टू एंड ए एंड बी. इसमें दो एंड्स हैं एंड ए एंड बी. क्लियर? और अगर इसको हम किसी पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर दें, पोटेंशियल डिफरेंस यानी सेल के साथ इसको कनेक्ट कर दें तो इसमें चार्ज फ्लो करना शुरू कर देते हैं, राइट. सपोज Q इज द अमाउंट ऑफ चार्ज दैट स्टार्ट फ्लो. अब इसमें जो Q अमाउंट ऑफ चार्ज है वो क्या होता है? इट इज द चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन. तो इसमें इलेक्ट्रॉन फ्लो करेंगे और इलेक्ट्रॉन में नेगेटिव चार्ज होता है, राइट. और नेगेटिव चार्ज यहाँ पॉजिटिव एंड और नेगेटिव एंड.
तो इलेक्ट्रॉन की जो डायरेक्शन होती है वो नेगेटिव से स्टार्ट होती है, यानी ये इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एंड से फ्लो करना स्टार्ट करते हैं, राइट। और पॉजिटिव चार्ज जो होता है वो पॉजिटिव एंड से फ्लो करना शुरू करते हैं। तो इस तरह से जब इलेक्ट्रॉन एंड बी से एंड ए की तरफ मूव करना शुरू करते हैं, दे कॉन्स्टिट्यूट एन इलेक्ट्रिक करंट। क्लियर। अगर हम एज्यूम कर लें कि अगर मान लीजिए टी सेकेंड्स के अंदर अगर क्यू अमाउंट ऑफ चार्ज इस कंडक्टर को क्रॉस करता है, अगर बी से ए तक मान लेते हैं कि क्यू चार्जेस या क्यू कूलम ऑफ चार्जेस क्रॉसेस इन टी सेकेंड्स, तो 1 सेकेंड्स के अंदर कितना चार्ज फ्लो करेगा, इट इज इक्वल टू क्यू बाई टी। तो ये जो क्यू बाई टी है इसी को हम इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं। यानी जब चार्ज बी एंड से ए एंड को क्रॉस कर गया तो उसने करंट प्रोड्यूस कर दिया, दैट इज कॉल्ड करंट। सो इट इज द चार्ज पर यूनिट टाइम, या इसको बोल सकते हो रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन ऑफ वायर इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट, और इसको हम आई से डिनोट करते हैं, राइट। तो इलेक्ट्रिक करंट को हम कैसे लिख सकते हैं, देयरफॉर दैट इज इलेक्ट्रिक करंट it is equal to electric charge या flow of charge per unit time, total time। या इसको हम I से डिनोट कर सकते हैं, I इज इक्वल टू फ्लो ऑफ चार्ज, या चार्ज को हम Q से डिनोट करते हैं और टाइम को T से डिनोट करते हैं। तो इस तरह से करंट बन जाता है Q अपॉन T, राइट। अगर फ्लो ऑफ चार्ज इज वेरी स्मॉल, अगर हमारे पास इफ dq, अगर हम फ्लो ऑफ चार्ज को dq माने, इफ dq charges flow in a cross section in time dt, then तो उस केस में करंट को क्या लिखेंगे हम, उस केस में करंट का फॉर्मूला बन जाएगा dq ओवर dt। ये हमारे पास सेकेंड फॉर्मूला जनरेट हो गया। इफ dq अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लो थ्रू अ कंडक्टर और एनी क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर इन टाइम dt, देन I इज इक्वल टू dq अपॉन dt। क्लियर। अब एक चीज हमें साथ में हमें ये भी पता है आल्सो, अकॉर्डिंग टू क्वांटाइजेशन Q जो होता है वो किसके बराबर होता है, n इंटू ई के बराबर होता है। अगर हम Q इज इक्वल टू n इंटू ई अप्लाई कर दें तो यहाँ पर हमारे पास एक और फॉर्मूला बन सकता है, यानी I इज इक्वल टू एन ई अपॉन टी। दिस इज अनदर फॉर्मूला। क्लियर। तो इस तरह से हमारे पास 3 फॉर्मूलाज करंट के लिए बन जाते हैं, Q अपॉन टी, डी क्यू अपॉन डी टी, या फिर Q को अगर n इंटू ई में चेंज कर दें, जहां पर हमारे पास n क्या है, वेयर n इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड E इज द चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। और चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन कितना होता है ये भी हमें पता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻⁻19 कूलम्स होता है। क्लियर। अब अगर यूनिट्स की बात कर लें तो यूनिट्स, SI यूनिट्स जो करंट की होती है दैट इज एम्पियर होती है। बात कर लेते हैं यूनिट्स की। तो SI यूनिट इसकी होती है एम्पियर, और इसको A से रिप्रेजेंट किया जाता है। क्लियर। तो अगर हमारे पास करंट I जो है एम्पियर्स में है,
तो चार्ज किस में होगा, चार्ज की यूनिट कूलम होती है और टाइम की सेकेंड। तो हमारे पास 1 एम्पियर क्या बन जाएगा, 1 कूलम सेकेंड इनवर्स, राइट। यानी 1 एम्पियर इज इक्वल टू 1 कूलम सेकेंड इनवर्स। तो यहां से हम कूलम्स को, एम्पियर को डिफाइन कर सकते हैं। तो एम्पियर किसके बराबर आ जाएगा, देयरफॉर एम्पियर अगर डिफाइन करना है, इट्स अ यूनिट, तो इसको कैसे डिफाइन करोगे, द करंट is said to be 1 ampere if 1 coulomb of charge flow through a conductor in 1 second. Clear? So that is the definition of ampere. Current is said to be 1 ampere if 1 coulomb of charge flow through a conductor in 1 second. तो उसको हम क्या कहेंगे, एम्पियर कहेंगे। साथ में इसका डायमेंशनल जो फॉर्मूला होता है वो बिल्कुल इस डायमेंशनल फॉर्मूला, इसका डायमेंशनल फॉर्मूला होता है ए। डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज ए। क्लियर? अब करंट की जो डायरेक्शन होती है, करंट की डायरेक्शन को भी डिस्कस कर लेते हैं। व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ करंट? डायरेक्शन ऑफ करंट, करंट में या जब चार्ज फ्लो करता है तो उसमें दो तरह के चार्ज कैरियर्स हमारे पास होते हैं। जैसे ये हमारे पास एक कंडक्टर है, जब इसे हम पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करते हैं बाय यूजिंग अ सेल और अ बैटरी, तो यहां पर पॉजिटिव एंड है, यहां पर नेगेटिव एंड है। यहां से पॉजिटिव चार्ज फ्लो करेंगे इन दिस डायरेक्शन और यहां से इलेक्ट्रॉन फ्लो करेंगे इन दिस डायरेक्शन, राइट। तो फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज की जो डायरेक्शन होती है उसी को हम डायरेक्शन ऑफ करंट बोलते हैं। फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज की जो डायरेक्शन होती है, पॉजिटिव चार्ज जिस डायरेक्शन में फ्लो करते हैं वही डायरेक्शन ऑफ करंट होती है। और आप देख रहे हो यहाँ पर पॉजिटिव टर्मिनल से होता हुआ ये नेगेटिव टर्मिनल तक आ रहा है और इसको बोलते हैं हम कन्वेंशनल करंट। दिस इज कॉल्ड कन्वेंशनल करंट, राइट। और दिस डायरेक्शन यहां पर नेगेटिव चार्ज है और नेगेटिव चार्ज की डायरेक्शन इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक करंट, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक करंट। सो व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ करंट? यानी कन्वेंशनल करंट की जो डायरेक्शन होगी वही डायरेक्शन ऑफ करंट होती है। तो कन्वेंशनल करंट क्या है? इट इज द करंट, कन्वेंशनल करंट जो है, कन्वेंशनल करंट, करंट ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज is called conventional current. तो याद रखना है कन्वेंशनल करंट की जो डायरेक्शन होती है या डायरेक्शन ऑफ करंट जो होती है वो हमेशा फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन से अपोजिट होती है। कन्वेंशनल करंट की डायरेक्शन
फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन से अपोजिट होती है। याद रखना है नोट, डायरेक्शन ऑफ कन्वेंशनल करंट is opposite to the flow of इलेक्ट्रॉनिक करंट, या फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी बोल सकते हो, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉनिक करंट। क्लियर? तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि करंट का अपना एक मैग्नीट्यूड होता है, इसकी एक वैल्यूज होती है, साथ में इसकी डायरेक्शंस भी होती है। तो एज पर दैट ये क्या होना चाहिए, इट शुड बी अ वेक्टर क्वांटिटी, पर ऐसा नहीं है। करंट एक्चुअली इज अ स्केलर क्वांटिटी। याद रखना है, करंट इज अ स्केलर क्वांटिटी। करंट स्केलर क्वांटिटी है, जबकि इसमें डायरेक्शन भी है और मैग्नीट्यूड भी है, फिर भी ये स्केलर क्वांटिटी है। इसका कारण ये है कि इट डज नॉट ओबे द लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। जो वेक्टर एडिशंस के लॉज हैं उसको ओबे नहीं करता, वो लॉज इसमें एप्लीकेबल नहीं होते। या इसको लिख सकते हो आप, ऑल्दो current has both magnitude as well as direction, but it is scalar। तो इसका कारण क्या है, दिस इज बिकॉज लॉज ऑफ वेक्टर एडिशन are not applicable in current। अब ये क्यों एप्लीकेबल नहीं है, इसको भी हम समझने की कोशिश करते हैं। सपोज करिए हमारे पास इस तरह से करंट फ्लो कर रहा है। अगर हमारे पास ऐसे कोई सर्किट है, सपोज इट्स अ जंक्शन, कुछ करंट यहाँ से आ रहा है, कुछ करंट यहाँ से आ रहा है। मान लीजिए यहाँ पर हमारे पास 4 एम्पियर का करंट है, यहाँ पर हमारे पास 6 एम्पियर करंट है। तो यहाँ इस जंक्शन पे आके, यानी ए जंक्शन पे आके ये करंट कितना होना चाहिए, एज पर वेक्टर, अगर ये वेक्टर होता तो कितना होना चाहिए, इट शुड बी, क्योंकि ये अपोजिट डायरेक्शन में है, तो अपोजिट डायरेक्शन में हमें पता है वेक्टर क्वांटिटीज क्या कर जाती हैं, अपोजिट डायरेक्शन का मतलब होता है माइनस, राइट। यहाँ पर करंट ये इस तरफ जा रहा है, 6 एम्पियर का करंट अपवर्ड जा रहा है, दैट मीन दे आर फ्लोइंग इन अपवर्ड डायरेक्शन। तो करंट की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, नेट करंट की वैल्यू हमारे पास 6 - 4, यानी ये होनी चाहिए 2 एम्पियर अगर हम वेक्टर्स में। लेकिन जब इसको स्टडी किया गया एक्सपेरिमेंटली तो ये वैल्यू आती है 10 एम्पियर, यानी ये स्केलरली ऐड होते हैं। 6 + 4 = 10 एम्पियर, यानी करंट जो है वेक्टर एज पर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशंस ऐड नहीं होता, इट ओबेज लॉ ऑफ स्केलर एडिशंस, राइट। दैट्स व्हाई इट इज नॉट वेक्टर, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि करंट क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है, जबकि इसमें डायरेक्शंस भी है, मैग्नीट्यूड भी है, राइट। और कारण इसका, बिकॉज इट डज नॉट ओबे लॉज ऑफ वेक्टर एडिशंस। क्लियर? तो आप समझ गए होंगे। और यहां पर एक चीज ध्यान देनी है, किसी भी जंक्शन के अंदर जितना करंट एंटर करता है उस जंक्शन से उतना ही करंट बाहर जाएगा। जैसे यहां पर 4 करंट एंटर कर रहा है ए के ऊपर और 6 करंट एंटर कर रहा है, यानी 4 + 6 हो गया 10। तो 10 ही
अमाउंट ऑफ जितना एम्पियर 10 एम्पियर करंट ही यहाँ से बाहर जाएगा। ये इसका रूल है, इसको याद रखना है। क्लियर? चलिए अब डिस्कस करते हैं टाइप्स ऑफ करंट के बारे में। जनरली जो करंट्स होता है वो जनरली हमारे पास दो तरह का होता है। एक होता है स्टेडी और डायरेक्ट करंट और दूसरा होता है अल्टरनेटिंग करंट। तो स्टेडी और डायरेक्ट करंट या डीसी करंट क्या होता है? द करंट हुज मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन डज नॉट चेंज विद टाइम इज कॉल्ड डायरेक्ट करंट। जिसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन टाइम के साथ चेंज ना करे उसे हम डायरेक्ट करंट कहते हैं। जैसे सपोज करिए अगर हम एक ग्राफ प्लॉट करें करंट वर्सेस टाइम, अगर यहां पर करंट है एंड दिस इज टाइम। अब मान लीजिए हमारे पास यहां पर कुछ टाइम इंटरवल्स हैं। अगर हम इसको 1 2 3 4 5 इस तरह से, और ये सेकंड्स में है मान के चलते हैं, और यहाँ पर करंट एम्पियर में है, तो अगर 1 सेकेंड्स में हमारे पास करंट की वैल्यू, यहाँ पर भी इसको मान लेते हैं 1 2 3 एम्पियर्स। अगर 1 सेकेंड के अंदर मेरे पास फर्स्ट सेकेंड में करंट अगर 1 एम्पियर है या 2 एम्पियर है और अगले सेकेंड्स में भी वो 2 रह रहा है, अगले सेकेंड में भी वो 2 रहा है, नेक्स्ट सेकेंड में भी वो 2 रह रहा है, तो उसकी वैल्यू जो होती है यानी जो उसका मैग्नीट्यूड है वो चेंज नहीं कर रहा, और साथ में जो उसकी डायरेक्शन है वो भी एक ही डायरेक्शन है। इट इज यूनिडायरेक्शनल, राइट? इस तरह से तो आप देख रहे हो कि एक स्ट्रेट लाइन बन रही है पैरेलल टू द टाइम एक्सिस, टाइम एक्सिस के पैरेलल। तो इस तरह जो करंट होता है जिसमें मैग्नीट्यूड चेंज नहीं हो रहा है, टाइम बदल रहा है, 1 सेकेंड पर भी 2 एम्पियर, 2 सेकेंड पर भी 2 एम्पियर, 3 सेकेंड पर भी 2 एम्पियर, टाइम चेंज हो रहा है लेकिन जो मैग्नीट्यूड ऑफ करंट है वो चेंज नहीं हो रहा है। तो ऐसे केसेस में हम करंट को बोलते हैं स्टेडी करंट या डीसी करंट। अब जो डीसी करंट है वो कैसे हम प्राप्त कर सकते हैं? जो हमारे पास घरों में सेल होते हैं या बैटरी होती है उसमें जो करंट होता है वो डीसी करंट होता है। करंट इन अ सेल इज डीसी, उसको हम डीसी करंट बोलते हैं। उसका जो मैग्नीट्यूड होता है वो कांस्टेंट होता है, राइट? दूसरा करंट होता है वेरिएबल करंट, जिसकी वैल्यू मैग्नीट्यूड चेंज करे, डायरेक्शन चेंज करे, उसको हम वेरिएबल करंट बोलते हैं। और टेक्निकली इसको हम बोलते हैं अल्टरनेटिंग करंट। जो घरों में हमारे घरों में पावर हाउस से जो करंट आता है उसको अल्टरनेटिंग करंट होता है। जितना भी करंट जो आपकी लाइट जलती है, आपके फैन, फ्रिज, गीजर, हीटर, जिस करंट से चलाए जाते हैं उसे हम अल्टरनेटिंग करंट बोलते हैं। तो इसमें क्या होता है? द इलेक्ट्रिक करंट हुज मैग्नीट्यूड चेंजेस विद टाइम एंड डायरेक्शन रिवर्सेस पीरियोडिकली इज कॉल्ड अल्टरनेटिंग करंट। इसमें करंट की वैल्यू लगातार चेंज होती है और साथ में डायरेक्शन भी चेंज होती है। तो इस तरह का जो करंट होता है वो अल्टरनेटिंग करंट होता है। अगर हम ग्राफ प्लॉट करें तो ये करंट इस तरह से होता है, इसको हम मीन लाइन बोलेंगे। यहाँ पर 0, यहाँ पर पॉजिटिव वैल्यू ऑफ करंट और यहाँ पर नेगेटिव वैल्यू ऑफ करंट, और दिस इज टाइम एक्सिस। तो इस केस में स्टार्टिंग में करंट 0 होता है, उसके बाद क्या होता है ये इंक्रीज करना स्टार्ट करता है, मैक्सिमम पर जाएगा, फिर ये डिक्रीज करना स्टार्ट करेगा, 0 पर आएगा, और उसके बाद ये अपनी डायरेक्शन को रिवर्स कर देता है, यानी फिर ये डायरेक्शन को अपोजिट डायरेक्शन में मूव करना शुरू होगा और फिर नेगेटिव में मैक्सिमम वैल्यू अटेन करेगा और फिर डिक्रीज करना शुरू होगा और दोबारा 0 पर आ जाएगा। तो इस तरह से इन दी फॉर्म ऑफ साइन वेव जो करंट होता है, जिसमें करंट की वैल्यू मैक्सिमम भी होती है, 0 भी होती है और मिनिमम भी होती है यानी नेगेटिव भी होती है, उस तरह के करंट को हम क्या बोलते हैं? अल्टरनेटिंग करंट। इसमें करंट की वैल्यू लगातार चेंज हो रही है, वेरिएबल करंट है, दैट इज कॉल्ड अल्टरनेटिंग करंट। इसमें ये जो करंट होता है ये सिंपल हार्मोनिक मोशन की तरह होता है, बिल्कुल जो +1 में आप सिंपल हार्मोनिक मोशन पढ़ चुके हैं, राइट? इसमें
करंट की ऑसिलेशन होती है बिटवीन मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू। पहले 0 से मैक्सिमम पर जाएगा, फिर मिनिमम पर, उसके बाद अपनी डायरेक्शन को चेंज करेगा, दोबारा 0 से मैक्सिमम और फिर मिनिमम वैल्यू पर, राइट। तो इस तरह से ये करंट वेरी करता है। इस तरह के करंट को हम बोलते हैं अल्टरनेटिंग करंट। और घरों की जो सप्लाई में करंट होता है वो कौन सा करंट होता है? अल्टरनेटिंग करंट। तो इसको हम लिख सकते हैं 10 हाउस होल्ड सप्लाई करंट इज एसी। वह कैसा होता है? अल्टरनेटिंग करंट होता है, जिससे हम अपने घर के सारे अप्लायंसेस ऑपरेट करते हैं। दैट इज कॉल्ड अल्टरनेटिंग करंट। क्लियर स्टूडेंट्स? चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट अभी जो हमने करंट के बारे में पढ़ा उससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स हैं। जैसे फर्स्ट न्यूमेरिकल वी हैव, व्हाट इज द करंट फ्लोइंग थ्रू ए कंडक्टर इन 1 मिलियन इलेक्ट्रॉन, राइट? What is the current flowing through a conductor if 1 million electron are crossing in 1 millisecond through any cross section of it? और साथ में दिया हुआ चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन की वैल्यू दी हुई है। तो हमें करंट की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अगर किसी कंडक्टर के अंदर 1 मिलियन इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करते हैं कितने टाइम में? 1 मिली सेकेंड्स के अंदर, देन वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ करंट। तो हमें पता है करंट का फॉर्मूला, वी नो I इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी होता है, चार्ज अपॉन टाइम। और चार्ज जो है यहाँ पर क्यू की जो वैल्यू है हमारे पास, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने दिए हुए हैं? यहाँ पर हमारे पास चार्ज नहीं दिया हुआ है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दिए। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दिए हैं 1 मिलियन इलेक्ट्रॉन। तो हमारे पास एक फॉर्मूला और है, क्यू इज इक्वल टू एन इंटू ई। अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दिए हों तो हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे अपॉन टी, राइट। अब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है हमारे पास 1 मिलियन, यानी 10 रेज टू पावर 6। और चार्ज ऑन ई इज द चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 1.6 इंटू 10 रेज टू पावर -19 अपॉन टाइम हमारे पास दिया है 1 मिली सेकेंड, यानी 10 रेज टू पावर -3 सेकेंड्स। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर इसको सॉल्व करें तो 19 और 16 यानी 13 बचेगा। 1.6 इंटू 10 रेज टू पावर -13 और यहाँ पर 10 रेज टू पावर -3। इसको सॉल्व कर लें तो ये बन जाएगा 1.6 इंटू 10 रेज टू पावर -10 एम्पियर। दिस इज द वैल्यू ऑफ करंट दैट फ्लो थ्रू द कंडक्टर्स व्हेन 1 मिलियन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स crosses in 1 milliseconds. क्लियर? अब सेकेंड न्यूमेरिकल पे आते हैं। यहाँ पर करंट आई की वैल्यू पूछी गई है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ करंट आई। इस तरह से हमारा सर्किट है। तो मैंने अभी आपको बताया कि करंट स्केलर होता है और किसी भी जंक्शन में, अगर यहाँ पर हम जंक्शन की बात करें, यहाँ पर हमारे पास ए जंक्शन, बी जंक्शन, सी, 3 जंक्शन दिए हुए हैं। तो किसी भी जंक्शन में जितना करंट एंटर करता है उतना ही करंट बाहर जाएगा। इसी एप्लीकेशन को हमने यहाँ पर फॉलो करना है, राइट। तो यहाँ पर आप देख रहे हो, अगर यहाँ से हम स्टार्ट करें तो यहाँ पर 4 एम्पियर करंट और 5 एम्पियर करंट एंटर कर रहा है ए जंक्शन के अंदर। तो यहाँ पर 5 और 4 एंटर कर रहा है, तो बाहर कितना जाएगा? ये दोनों ऐड हो जाएंगे। 5 + 4 इज इक्वल टू 9 एम्पियर का करंट जंक्शन बी की तरफ जा रहा है। अब देखिए जंक्शन बी में 9 एम्पियर का करंट आ रहा है और साथ में 2 एम्पियर का करंट और आ रहा है, यानी ये ना दोनों करंट एंटर कर रहे हैं बी जंक्शन पर। तो जितना करंट एंटर करेगा उतना ही बाहर भी जाना चाहिए, राइट। तो 9 + 2 कितना हो गया? 11, यानी 11 एम्पियर का करंट यहाँ से बाहर जाएगा। 9 + 2। अब यहाँ पर देखिए जंक्शन सी के ऊपर 1 एम्पियर का करंट और यहाँ पर एंटर कर रहा है, और यहाँ पर हमारे पास 9 + 2 11 हो गए। तो यानी दोनों करंट क्या हो जाएंगे? ऐड हो जाएंगे। तो बाहर कितना जाएगा हमारे पास? 12 एम्पियर करंट, यानी आई की वैल्यू जो करंट आई है वो कितना आ गया हमारे पास? 12 एम्पियर ऑफ करंट, राइट। सो दैट इज द आंसर। एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ करंट इज 12 एम्पियर। आउटवर्ड्स जो बाहर जाएगा वो कितना होगा? 12 एम्पियर का करंट होगा। क्लियर स्टूडेंट्स? सो आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड दीज टॉपिक्स
तो इनको अच्छे से करें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।